Yes, solubility is the amount of solute which is dissolved in a solvent to such an extent that it forms a saturated solution, and at that time the solute is present in equilibrium with the solution. Solution solvent के साथ वो एक equilibrium में आ जाता है कि rate of dissolution and rate of crystallization equal हो जाती है और एक फिक्स टेम्परेचर पे हर एक सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी फिक्स रहती है. तो yesterday we discussed about solubility of solids in liquid. Solids in liquids हमने कल डिस्कस किया था. तो टेम्परेचर के साथ आपको बताया था दोनों तरह के वेरिएशन मिलते हैं. नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे ऑब्वियसली डिपेंड करेगा. लाइक डिसॉल्व्स लाइक, दो फैक्टर्स हमने कल कर लिए थे. थर्ड फैक्टर जो था दैट इज प्रेशर. Pressure, if we increase pressure in a container, suppose एक container में हमने liquid लिया हुआ या salt को dissolve कर रहे हैं, and if we apply pressure, as you know that liquids and solids are तो totally incompressible. Liquids are also very slightly compressible, मतलब liquids को भी हम उतना compress नहीं कर पाते. तो एक liquid solution जिसमें सॉलिड को डिसॉल्व किया जा रहा है, एज सॉलिड पार्टिकल्स आर नॉट इजीली कंप्रेसिबल, सो प्रेशर का चेंज होना इस तरह के सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा. तो प्रेशर डज नॉट हैव एनी इफेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रेशर के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट द प्रेशर इज द मेन फैक्टर दैट अफेक्ट्स सॉल्यूशंस ऑफ गैसेस इन लिक्विड. So our next topic, which is very important, is Kuldeep sir, please mute yourself. Kuldeep sir, mute yourself. Gases in liquid. First of all, so when gases are dissolved in liquid, so again three factors come in effect that how they will change the amount of substance or gas dissolved in a liquid. First one आता है nature. अब यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गैसेस जो हैं, कुछ गैसेस ऐसी होती है बेटा जो बहुत ही कम अमाउंट में डिसॉल्व होती हैं, बट कुछ गैसेस हैं जो बहुत लार्ज अमाउंट में डिसॉल्व हो जाती है. जो लार्ज अमाउंट में डिसॉल्व हो रही है, देयर इज ऑलवेज अ रीजन ऑफ केमिकल रिलेशन, मतलब केमिकल चेंज बिहाइंड दैट. फॉर एग्जांपल HCl gas, highly soluble in water. When it is dissolved in water, it forms what? You know this. इस तरह से डिसॉल्व हो जाता है because it forms HCl gas. when dissolved in water it forms hydrochloric acid. and जब केमिकल रिएक्ट कर जाता है, केमिकल चेंज हो जाता है उस सॉल्यूशन में, तब हम इसको as it is used as solution, but we can't apply this. बाकी के जो लॉज हम लगाएंगे अभी गैसेस के ऊपर, वो हम अप्लाई नहीं कर पाते because the gases which react chemically are always highly soluble. Ammonia is a gas which also reacts with water to form ammonium hydroxide. तो ये जो गैसेस हैं जो बेसिस और एसिड सॉल्यूशंस फॉर्म कर लेती हैं, दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर. बट एज कंपेयर टू दीस गैसेस, ये जो हमारी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, O2, N2, H2, CO2, ये एटमॉस्फेरिक गैसेस जो हैं, दे आर you can say soluble in very less amount in water because they do not react chemically. बट उतने अमाउंट में ये डिसॉल्व हो जाती है कि जो एक्वेटिक लाइफ है उनके लिए सपोर्टिव रहती है, बिकॉज अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स टू ब्रीथ इन दैट, क्योंकि वो सी के अंदर तो बहुत डेप्थ पे भी प्लांट्स और एनिमल्स सर्वाइव करते हैं. दैट इज ऑल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज टू गैसेस. CO2 is required for photosynthesis, O2 is required for respiration. So both of these gases are always, they are dissolved in they are sparingly soluble gases, but still that much amount is sufficient for aquatic organisms to breathe in. So nature of gas is a first factor which affects the solubility. Those gases which chemically combine with water are highly soluble in water or polar solvent. Solvent अभी हम polar की ज्यादा water के लिए डिस्कस कर रहे हैं. Next is temperature. अब कल हमने सॉलिड्स को डिसॉल्व किया था वाटर में, तो तीन तरह के सॉलिड हमने देखे कि कुछ जो है जिनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है,
कुछ सॉलिड ऐसे हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है टेम्परेचर बढ़ाने पे, एंड फ्यू सॉलिड्स आर देयर फॉर देम द सॉल्युबिलिटी actually does not increase or decrease linearly. Okay. Next is gases का अब हम किस तरह से चेक करेंगे कि what happens to gases when we dissolve them in water. सबसे पहले एक चीज कंसीडर करो, when gases are dissolved in a solvent to form a solution, what happens? You know kinetic theory of gases, that particles of gases are free to move in random directions. In any direction they can move because they have very little kinetic energy. But when you dissolve a gas in water, वाटर के अंदर वो जाएंगी, ऑब्वियसली दे विल गेट कंडेंस ना, लिक्विड फेज में आ जाएंगी. तो ये एक तरह का हम गैसेस का सॉल्यूशन बनाना, कहीं ना कहीं हम गैसेस को कंडेंस कर रहे हैं. व्हाट विल हैपन व्हेन अ गैस विल एंटर इन लिक्विड? इट विल नॉट फ्रीली मूव. पार्टिकल जो होंगे गैस के वो फ्रीली तो मूव नहीं कर पाएंगे जैसे वो ओपन एयर में कर रहे हैं. अब आप सोचो ऑक्सीजन जब एयर में प्रेजेंट है तो फ्रीली पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, बट व्हेन ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड इन वाटर तो इट इज नॉट दैट मच फ्री टू मूव. वो सिर्फ लिक्विड के जो एम्प्टी स्पेसेस होंगे वाटर के अंदर उसी में फंसी रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी. तो दैट इज वी कैन से काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज आ गया. मतलब जब गैस ओपन थी तब उसकी काइनेटिक एनर्जी हायर थी पार्टिकल्स की, बट नाउ इट इज प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन तो इट्स काइनेटिक एनर्जी गेट्स डिक्रीज. अब ये जो डिक्रीज आया काइनेटिक एनर्जी में, ये इतनी एनर्जी कहाँ जाएगी? ऑब्वियसली इट विल बी रिलीज्ड बाय दीस गैस पार्टिकल्स in the form of heat energy. So that means we can say solution of a gas in liquid or water, you can say, is a kind of exothermic process, right? What is an exothermic process? That you know when heat is evolved out. Now if we apply Le-Chatelier principle on dissolution of gas, because dissolution is always dynamic process which takes place in both the direction, whether we are dissolving gas or solid, दोनों direction में process चलता है, ठीक है. And when the process is exothermic, then heat is evolved out in the product side. Now if we apply more heat, अब हम और temperature बढ़ा रहे हैं, what will happen when in an exothermic process we apply more heat? Already heat is releasing, आपने और heat बाहर से दे दी तो क्या होगा? Process उस तरफ जाएगा, उस तरफ शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम कि उस ज्यादा से ज्यादा हीट को कंपनसेट करे, मतलब उसको एब्सॉर्ब जहां पे वो हीट हो रही है. अब हीट एब्सॉर्ब कहां हो रही है? सॉल्यूशन से वापस गैस को रिलीज करने में. तो आप जितना किसी सॉल्यूशन जिसमें गैस है उसको हीट करते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, गैसेस एस्केप आउट. एस्केप आउट मतलब बाहर निकलेंगे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी आपने. ओके, तो दैट मीन्स solubility of gases decreases when temperature is increased. So with rise in temperature, gases always tend to be less soluble. Very important factor, because आपने कभी घर में भी ऑब्जर्व किया होगा, whenever we boil water, घर में बॉइलिंग वाटर तो आपने देखा ही होगा, जब भी गैस पे पैन में वाटर बॉईल करते हो, आफ्टर सम टाइम बबल्स स्टार्ट फॉर्मिंग. ये बबल्स क्यों फॉर्म होते हैं? बबल फॉर्मेशन मींस एस्केपिंग ऑफ गैस. गैस एस्केप करती है उस टाइम पे वाटर में, क्योंकि गैसेस, एटमॉस्फेरिक गैसेस आर ऑलवेज डिसॉल्व्ड इन वाटर. तो दीज गैसेस स्टार्ट एस्केपिंग. और कभी आप किसी वाटर बॉडी के अराउंड गए हो समर्स में, विंटर्स में, दोनों वेदर में, और आपने कुछ अच्छी सी ऑब्जर्वेशंस रखी हुई अपने पास, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट इन समर सीजंस एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, फिशेस जितनी भी हैं, वो बार बार वाटर की सरफेस पे आती हैं अपना माउथ ओपन करके, लाइक बिकॉज दे ब्रीथ थ्रू गिल्स, तो उनको ब्रीदिंग के लिए ऊपर आना पड़ता है. बिकॉज इन समर्स द सी वाटर और द वाटर बॉडी, व्हाटएवर इज द वाटर बॉडी, मे बी अ लेक, जहां पर भी आपने ऑब्जर्व किया है फिशेस को, तो दे नीड टू कम ओवर एंड ओवर अगेन अपवर्ड, सरफेस पे आना पड़ता है, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है ड्यू टू द हीट ऑफ द सन इन समर्स. वेयरएज इन विंटर्स दे आर क्वाइट कंफर्टेबल. विंटर्स में उनको बार बार ऊपर नहीं आना पड़ता, बिकॉज इन विंटर the dissolution or the solubility of oxygen, carbon dioxide or any gas which is required to them is higher. So this is a very important reasoning or observation that why aquatic organisms feel comfortable in winters as compared to summers. That is because
In summers, temperature rises to a certain extent that decreases solubility of life supporting gases. So they need to take in, वो breathe in these gases by coming at the surface of water. Surface में आएंगे तो open तो मिल ही रही है ना oxygen. Clear? So this is the factor. Temperature को अगर आपने explain करना है, what is the effect of temperature on solubility of gases? तो solids की तरह अलग अलग तरह के ऑब्जर्वेशन नहीं है, यहाँ पे एक सिंगल ऑब्जर्वेशन है. ऑल गैसेस डिसॉल्व एक्सोथर्मिकली इन वाटर in order to release heat because kinetic energy decreases when particles mix in water. So with decrease in kinetic energy, the process is exothermic, and when we rise the temperature and apply Le Chatelier principle, heat will be absorbed in backward direction to gases start escaping out. So solubility decreases. Next important factor जो है gases के लिए, that is far more important as compared to temperature, is pressure. What happens when we apply pressure on solution of a gas? अब इसके लिए एक छोटी सी डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन आप सोच सकते हो. घर में कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल, सोडा वाटर हम सब लोग यूज करते हैं, समर स्पेशली. What happens when you open about cold drink bottle? Can anyone tell? कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर की बॉटल को ओपन करते ही क्या ऑब्जर्व करते? Bubbles are formed. Bubbles start forming. वो bubbles क्या शो करते हैं? इतनी तेजी से वो bubbles sometimes तो it is comes out of the bottle and it मतलब it gets, you can say, litter away otherwise. Sir, you are not there in meeting because message is coming for admission of few students. Sir, Kuldeep sir is not there. Okay, no problem. हाँ जी बेटा, तो बबल्स फॉर्म क्यों हो रहे हैं? बिकॉज आपने क्या किया, बॉटल को जैसे ही ओपन किया, ओपन करने से क्या हुआ, जब तक एक बॉटल का कैप क्लोज था उसको अपने एक कांस्टेंट प्रेशर पे रखा हुआ था. व्हेन यू रिलीज दैट प्रेशर, प्रेशर सडनली डिक्रीजेस. अब वो 1 एटमॉस्फेयर पर आ गया और उस एटमॉस्फेयर पे उस जो गैसेस सोडा वाटर में डिसॉल्व होती हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस. So this carbon dioxide gas, because it is now exposed to the lesser pressure in that solution, उसपे से आपने ढक्कन हटा दिया, उसका प्रेशर डिक्रीज कर दिया, तो it becomes escape out. So gases escape out the solution when you release pressure. That means अगर आपने ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में गैसेस को डिसॉल्व करना है लिक्विड्स के अंदर, तो आपको हाई प्रेशर उस पे अप्लाई करना पड़ेगा. And this is the basic principle which was given by Henry. प्रेशर को इसकी डेफिनेशन बेटा नोट कर लेना. हेनरीज लॉ, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन solubility of gases is explained by Henry's law, which states that Henry's law states that mass of a gas dissolved in a liquid solvent, mass of a gas dissolved in a liquid solvent is directly proportional to the partial pressure of the gas present over the liquid at equilibrium. सपोज ये एक सॉल्यूशन है, इसमें गैस इन वाटर अभी मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है. और अब गैसेस की टेंडेंसी क्या है, जब आपने गैसेस को ये इतने प्रेशर पे यहाँ रखा हुआ है, पार्टिकल्स ऑफ गैस स्टार्ट कोलाइडिंग विद लिक्विड एंड दे गेट इनटू द स्पेसेस ऑफ द लिक्विड और सॉल्यूशन बना लेते हैं. अब बिकॉज क्योंकि सॉल्यूशन का जो प्रोसेस है वो डायनेमिक है, दोनों तरफ चलता है, तो कुछ गैस मॉलिक्यूल्स जब वापस जो सरफेस पे आ जाते हैं, मतलब मूव तो कर ही रहे हैं अंदर लिक्विड के, जब वो यहाँ आ जाते हैं तो दे गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू escape the surface of the liquid, जिसको हम evaporation भी कह सकते हैं, या फिर आप
कह दो कि सॉलिड के केस में क्रिस्टलाइजेशन है, यहाँ हम इवेपोरेशन या वेपराइजेशन टर्म कैन बी यूज। तो ये वापस इवेपोरेट हो रहे हैं, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ डिसोल्यूशन दोनों ही जब इक्वल हो जाएंगी तो उस केस में आप कहोगे कि मैक्सिमम गैस यहाँ पे डिसॉल्व हो गई है। अब जो देखो इस एम्प्टी एरिया में जहां पर एयर है, एयर के साथ इस गैस के पार्टिकल्स भी यहाँ प्रेजेंट है, जो सॉल्यूशन में तो है साथ साथ ऊपर भी है, तभी इक्विलिब्रियम पे आया ना। तो इस टाइम पे इस गैस का अपना जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर होता है मिक्सचर में, अब यहाँ मिक्सचर तो है ही है, एयर तो हमने प्रेजेंट है ही है, एयर और जो भी गैस सपोज कार्बन डाइऑक्साइड इज देयर, तो एयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों अप्लाई कर रही है प्रेशर इस लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर, तो उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड का अपना पार्शियल प्रेशर होगा उसी पे डिपेंड करेगा कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर डिसॉल्व होगा। तो इसी टाइम पे डाल्टन ने भी अपना लॉ दिया था, उसने गैसियस मिक्सचर्स को सॉल्यूशन बना के प्रूव किया कि हर एक गैस का उस मिक्सचर के अंदर जो अमाउंट डिसॉल्व होगा सॉल्यूशन में वो उस गैस के इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस वी हैव ऑलरेडी डन इन स्टेट्स ऑफ मैटर इफ यू रिमेंबर। ठीक है, तो इन सारे लॉज को कंबाइन करके डाल्टन और हेनरी ने एक जो बाद में जो मेन मॉडर्न फॉर्म ऑफ हेनरी लॉ हम यूज करते हैं मैथमेटिकली, हेनरी ने स्टार्टिंग में ये दिया था प्रीवियस में, बट आफ्टर you can say addition of that Dalton's law of partial pressure of gases in a mixture, और उसने फिर मोल फ्रैक्शन से रिलेट किया था गैसेस के पार्शियल प्रेशर को, उसके बाद हेनरी का जो मॉडर्न हम लॉ यूज कर रहे हैं, the most common form of Henry's law which is used in numericals is that he suggested that partial pressure of any gas, अगर एक गैसेस मिक्सचर की आप बात कर रहे हो, उस मिक्सचर में एक गैस जिसका हमने ए मतलब ए बी सी डी 4 ऐसी गैसेस हैं जिनको एक लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया हुआ है वाटर में सपोज, तो अगर हम उसमें से एक गैस ए सेलेक्ट कर लें, उस गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। ठीक है, उस गैस का मोल फ्रैक्शन जितना लिक्विड के अंदर है उसी पे डिपेंड करेगा उसका पार्शियल प्रेशर, मतलब मास ऑफ गैस की जगह हमने यहाँ सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। Okay, and if we remove this proportionality sign, we get a constant Kh, and this is the most common form of Henry's law, जो हमें न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं। For numerical purpose, you need to use this equation. Pa is equal to Kh xa. Kh is Henry's constant. Henry's constant. This is partial pressure of that gas. अगर वो सिंगल गैस का सॉल्यूशन है तो A की जरूरत नहीं, उसी गैस के लिए हो जाएगा। मिक्सचर है तो आप AB यूज कर सकते हो। X और जब काय जो सिंबल है, दिस इज मोल फ्रैक्शन। Mole fraction of that gas in liquid, and this is partial pressure of that gas. तो इन तीनों का जो रिलेशन है ये हमारा हेनरीज लॉ का इक्वेशन है। KH जो है बेटा हेनरीज लॉ कांस्टेंट या हेनरीज कांस्टेंट भी कह देते हैं। दिस कांस्टेंट इज एक्चुअली you can say it is a function of nature of the gas. ये डिपेंड करेगा, हर एक गैस के लिए अलग अलग होता है, बिकॉज इट्स नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है जिसकी वैल्यू हर टाइम सेम रहेगी। इट इज फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द गैस, जो गैस है उसके लिए अलग अलग होता है, और जब भी न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करना होता है आपको तो KH की वैल्यू गिवन होती है। ठीक है, एंड ऑल्सो इट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब टेम्परेचर के साथ ये 2-3 पॉइंट नोट कर लो। हेनरीज कांस्टेंट इज a function of nature, or you can say it depends on nature of the gas. Second, it depends on temperature. With increase in temperature, its value increases. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है KH की वैल्यू इंक्रीज होती है। ठीक है, वैल्यू ऑफ KH increases. And third is very important point characteristic of KH. Higher the value of KH, lower is the value of solubility of gas. मतलब अगर आपको 2-3 गैसेस के लिए KH वैल्यू गिवन है तो आपको बताना है कौन सी गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है उसमें से, तो जिसका KH सबसे कम है
वो गैस सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगी। आप खुद रिलेशनशिप देख लो, अगर आप इसको इस फॉर्मेट में लिखते हो KH इक्वल टू PA/XA, तो ये जो मोल फ्रैक्शन है यही तो सॉल्युबिलिटी को मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है इस फॉर्मूला में। तो x काय और इसका जो रिलेशन है इनवर्स आ रहा है, तो हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन मींस सॉल्युबिलिटी। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माइंड में रखना है एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करते टाइम कि अगर कुछ गैसेस की KH वैल्यूज ऑप्शन में गिवन है एंड क्वेश्चन इज दैट व्हिच गैस विल बी हाईली सॉल्युबल इन वाटर और लेस सॉल्युबल इन वाटर, तो हाईली सॉल्युबल के लिए मिनिमम KH उठाओगे, लीस्ट सॉल्युबल के लिए हाईएस्ट KH उठाओगे। एंड टेम्परेचर पे और इसका एक इफेक्ट है कि टेम्परेचर के साथ KH की वैल्यू राइज होती है। जब टेम्परेचर से KH राइज हो रही है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो सोचो कि सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट आएगा एक गैस की। KH राइज हुआ, सॉल्युबिलिटी कम होगी, और वो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी हमेशा डिक्रीज होगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रिलेशन आप एक साथ इसी फॉर्मूला से टेम्परेचर अपने आप रिलेट हो जाएगा, आपको अलग से उस कंसेप्ट में जाना ही नहीं पड़ेगा। अगर आपको KH की वैल्यू दो अलग अलग टेम्परेचर पे गिवन है तो यू कैन चेक देम एंड यू कैन डिस्कस द सॉल्युबिलिटी, हायर KH लोअर सॉल्युबिलिटी, और हाई टेम्परेचर पे KH हमेशा इंक्रीज होता है। ठीक है, अब KH की यूनिट बताएगा कोई इस फॉर्मूला से, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ KH इफ यू हैव दिस फॉर्मूला फॉर KH, पार्शियल प्रेशर ओवर मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर के लिए यूनिट हम यूज कर सकते हैं, या तो बार यूज होगी या एटमॉस्फेयर भी यूज हो सकती है, जो भी यूनिट प्रेशर की चल रही, पास्कल भी यूज कर सकते हो। और मोल फ्रैक्शन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, कोई डायमेंशन नहीं है इसका, तो KH की जो यूनिट आती है दैट इज बार। नेक्स्ट इज अब हेनरीज लॉ की एप्लीकेशंस क्या है। How we can apply Henry's law in daily life? First of all, cold drinks or soda water. ये एप्लीकेशंस लिख लेना बेटा, बहुत बार एग्जाम में आई हैं, 2 मार्क क्वेश्चन में एनी 2 एप्लीकेशंस। शॉर्ट में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बट मैं यहाँ लिखवा नहीं रही हूँ, डिक्टेट नहीं कर रही हूँ, बहुत सिंपल है, यू कैन इजीली रिलेट। फर्स्ट इज कोल्ड ड्रिंक्स में हम अप्लाई कर रहे हैं, पहले हमने डिस्कस कर लिया, इफ वी वांट टू add more and more amount of carbon dioxide in cold drinks or in soda water, we need to apply high amount of pressure, because with, और इसीलिए उन bottles को बहुत high pressure पे close किया जाता है, and when you release the cap of that bottles, the pressure is decreased and the carbon dioxide start releasing out, making it a flat in taste, क्योंकि जो एक उसका फिजी टेस्ट आ रहा है वो उस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही आ रहा है। आपको टेस्ट में फर्क पता लग जाएगा जब वो एस्केप कर जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से। ठीक है, सेकंड है डीप सी डाइवर्स। डाइविंग पता आपको, सी डाइविंग जो करते हैं, कभी टीवी में देखा हो, यूट्यूब वगैरह पे, मतलब एनीवेयर यू कैन सी डीप सी डाइविंग। खुद भी कभी अगर एक्सपीरियंस किया हो लाइफ में, हो सकता है, नॉट अ बिग डील। आजकल तो बहुत लाइक जो ऐसी स्टेट ये टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, जो अंडमान निकोबार वगैरह जो आइलैंड्स हैं जहाँ पर वाटर बॉडीज हैं, सीज हैं, वहां पे करवाई जाती है डाइविंग। तो डीप सी डाइवर्स जो होते हैं, जो प्रोफेशनल्स भी हैं, अदरवाइज आप लोग भी अगर करते हो तो दे प्रोवाइड यू अ मास्क, और उस मास्क में क्या होता है, एयर के साथ उसको डाइल्यूट करके हीलियम उसमें 11-12% के करीब हीलियम फिल करके एयर को डाइल्यूटेड फॉर्म में डाला होता है, एंड दैट इज कंपल्सरी। अदरवाइज क्या होता है, व्हेन यू गो डाउन इन द सी में जब आप अंदर जा रहे हो क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि अब सी में जितना डेप्थ पे जाते जाओगे प्रेशर स्टार्ट इंक्रीजिंग टू अ लार्ज एक्सटेंट। अब जितना प्रेशर आपके ऊपर वाटर लेवल आ रहा है उतना साथ साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो वो जो प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, when pressure is increased solubility of gas is also increased। अब जो पर्सन वहां विदाउट मास्क अगर वो ब्रीथ कर रहा है, सपोज करो, या मास्क में भी नॉर्मल एयर है सपोज, वो जब आप ब्रीथ इन करते हो तो वो ब्रीथ इन के टाइम पे क्या होगा, आपके लंग्स के अंदर जो गैसेस का एब्जॉर्प्शन है या डिसोल्यूशन है ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, CO2, जो भी गैसेस एयर में प्रेजेंट है, वो गैसेस बहुत ज्यादा अमाउंट में आपके अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे आपके ब्लड में।
और ब्लड क्या करेगा, उन गैसेस में से ऑक्सीजन को तो यूज कर लेते हैं हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, बट नाइट्रोजन जो है, जो लार्ज एक्सटेंट में और नॉर्मली एयर में प्रेजेंट है, वो नाइट्रोजन यूज अप नहीं होती बॉडी में। और अब क्या होता है, वो पर्सन अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा नाइट्रोजन को डिसॉल्व कर लेता है डीप जब जाता है सी में, एंड अब डीप तो नीचे तो रहेगा नहीं ना, ऊपर तो आना ही है वापस उसको, तो देन इट रिटर्न्स बैक टू द सरफेस, वापस प्रेशर रिलीज हुआ, प्रेशर रिलीज होते ही वो नाइट्रोजन तेजी से ब्लड में से बाहर आने लगती है, क्योंकि अब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई, ब्लड कैन नॉट होल्ड दैट मच नाइट्रोजन बैक, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमने यूज कर लिया, बाकी गैसेस वैसे ही कम होती है। तो ये जो नाइट्रोजन है ये एस्केप करना स्टार्ट करती है, और एस्केप करने से एकदम तेजी से उसके एस्केप करने से क्या होता है, कुछ बेंड्स ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाते हैं, और ये बेंड्स की वजह से वो पर्सन पेन या बहुत डिफिकल्टी फील करता है बॉडी के अंदर। इस तरह की कंडीशंस को जनरली प्रिवेंट करने के लिए बॉडी में जो मास्क जो प्रोवाइड किया जाता है, उसके साथ जो सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर, इट हैज डाइल्यूटेड एयर, और वो एयर को डाइल्यूट कर रहे हैं हीलियम ऐड करके। हीलियम की सॉल्युबिलिटी बहुत कम है ब्लड में, तो वो नाइट्रोजन का जो परसेंटेज 78% है उसको रिड्यूस करके 50 तक ले गए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हम उसको फिर प्योर ऑक्सीजन ही क्यों नहीं सप्लाई कर देते ना, अगर आपको चाहिए कि भी नाइट्रोजन हटानी है, नाइट्रोजन बेंड्स कॉज कर रहा है, वो बेंडिंग हटानी है ब्लड वेसल्स की, तो कैसे हम उसको इंप्रूव करें, हम प्योर ऑक्सीजन डाल के भेज देते हैं उस सिलेंडर में। प्योर ऑक्सीजन ऑल्सो कैन नॉट बी यूज्ड फॉर दैट पर्पस, क्योंकि प्योर ऑक्सीजन की भी सॉल्युबिलिटी हाई है, और जब आप प्योर ऑक्सीजन उसमें ऐड कर दोगे सिलेंडर में, तो वो लंग्स इतने ज्यादा इन्फ्लेट हो जाएंगे ऑक्सीजन डिसॉल्व करके कि that higher amount of oxygen is also dangerous for a person's life. एक ऑप्टिमम लेवल पे ही हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो इसलिए हम उसको डाइल्यूट करते हैं एयर को बाय एडिंग हीलियम, that is an inert gas and has very little solubility in our blood. Okay, so this is deep sea diving is using that Henry's law. थर्ड एप्लीकेशन है हमारी जो रेस्पिरेशन या गैसियस एक्सचेंज चल रहा है बॉडी में। गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, जब आप इनहेल करते हो एयर में क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस आपके डायरेक्ट लंग्स के अंदर एंटर करती है। लंग्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स आई हैं अभी प्योर मतलब इम्प्योर ब्लड लेकर, उस इम्प्योर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड रिच है बट ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या होगा, आपकी इनहेल्ड एयर में से ऑक्सीजन जिसकी वैल्यू कम हो गई है उस ब्लड वेसल के अंदर, ब्लड के अंदर, वो अपने आप डिफ्यूज हो जाएगी ब्लड के अंदर एंड इट विल कंबाइन विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन की फॉर्म में वो हर एक सेल तक पहुंचेगा ब्लड, और सेल्स के अंदर ऑक्सीजन यूज अप हुई है, वहां ऑक्सीजन कम है, तो इट विल रिलीज दैट ऑक्सीजन अगेन फ्रॉम ब्लड। और सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो अब इस ब्लड में कम थी, क्योंकि ये ब्लड डायरेक्ट लंग से प्यूरिफाई होकर आया था, वापस कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाएगी ब्लड में एंड इट विल बी टेकन बैक टू लंग्स अगेन, एंड लंग के अंदर CO2 का फिर कॉम्पोजिशन कम है, मतलब वहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो सॉल्युबिलिटी उसकी डिक्रीज होगी एंड प्रेशर, मतलब कॉन्सेंट्रेशन से यहाँ मेरा मतलब प्रेशर से, लंग्स के अंदर जो गैस ज्यादा आ गई है इनहेल होके, उसका प्रेशर इंक्रीज होगा। CO2 का प्रेशर सेल्स के अंदर ज्यादा होता है, तो वहां से वो ब्लड में आ जाती है, और ब्लड से लंग्स में, लंग्स के अंदर फिर CO2 कम है क्योंकि वहां तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं चल रही, वहां तो आप और ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो, तो वहां पर CO2 ब्लड में से रिलीज हो जाती है, ऑक्सीजन एंटर हो जाती है। तो दिस इज ऑल द application of Henry's law in our lungs, which help us to exchange these important gases in a appropriate manner. And fourth is high altitude. Higher altitude sickness. बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे अगर हम जाते हैं तो आपको पता है प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होने से ऑक्सीजन की या एयर की सॉल्युबिलिटी ब्लड में कम हो जाएगी, तो वहां पर आपकी जो बॉडी है, तभी कहते हैं ना, बहुत जो लोग माउंटेन्स पे रहते हैं वो दे आर यूज्ड टू ऑफ दैट लेस ऑक्सीजन, वो काम कर लेते हैं उससे, बट हम लोग अगर चाहते हैं बहुत हाइट पे अगर हम चले जाएं तो हमें एक ब्रेथलेसनेस फील होगी, अब क्योंकि हमारी बॉडी यूज्ड टू नहीं है लेस ऑक्सीजन में ब्रीथ करने के लिए। ओके, तो एट दैट टाइम वी फील सफोकेशन और कई प्रॉब्लम्स, मतलब इसमें अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं कुछ लोग, तो इसको हम कहते हैं एनोक्सिया। एनोक्सिया का मतलब है कम ऑक्सीजन में प्रॉब्लम्स आना बॉडी के अंदर।
ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी यूज टू नहीं होती कम ऑक्सीजन में सरवाइव करने के लिए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कुछ लोग, ये डिपेंड करता है हर एक की बॉडी पे, किसी के लंग्स कर जाते हैं उसको कोप अप उस कंडीशन में, कहीं नहीं करते, बट दोज पीपल हु आर लिविंग इन दोज हाई एल्टीट्यूड फ्रॉम दी you can say many years, so they can easily survive over with that lesser oxygen itself. Clear? So these are the applications of Henry's law. And next is न्यूमेरिकल्स कल करेंगे, अभी एक लिमिटेशंस नोट कर लो। लिमिटेशंस, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क क्वेश्चन में कई बार एप्लीकेशंस आ सकती हैं, एक सेट में लिमिटेशंस आ सकती हैं। लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, फर्स्ट है गैसेस शुड बिहेव आइडियली। जब आप एक गैस को डिसॉल्व कर रहे हो लिक्विड के अंदर, तो गैस आइडियली बिहेव करनी चाहिए। मींस आप इसको इस तरह से लिखो, फर्स्ट पॉइंट, हेनरीज लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड, राइट, आई एम डिक्टेटिंग, हेनरीज लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड एट हाई प्रेशर and low temperature, high pressure and low temperature, when gases do not behave ideally. क्योंकि जब आप हाई प्रेशर लगा देते हो तो आपने पढ़ा स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस का जो बिहेवियर है वो आइडियल गैस जैसा नहीं आता, डेविएट कर जाती है। तो जब वो डेविएट कर जाएंगे अपने ही बिहेवियर से, तो हेनरीज लॉ जो अप्लाई हम कर रहे हैं वो नहीं होगा। एंड सेकेंड एप्लीकेशन, second limitation, Henry's law cannot be applied on those gases, it cannot be applied on those gases which chemically react with solvent. जैसे मैंने HCl अमोनिया आपको बताया कि वो वाटर के साथ कंबाइन होकर नया कंपाउंड ही बना देते हैं, तो उस पर आप हेनरीज लॉ नहीं लगाओगे, क्योंकि जब कंपाउंड बन गया तो आपने प्रेशर रिलीज भी कर दिया, तो वो कंपाउंड नहीं टूटेगा प्रेशर हटाने से, ठीक है। जो एक्स्ट्रा होगी बस वही रिलीज होगी एटमॉस्फेयर में वापस, बाकी जो NH4OH बन चुका है कंपाउंड, दैट कैन नॉट बी रिलीज बैक ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर, ओके। तो दिस लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड टू those gases which react chemically to form compounds in water or other solvent, whatever. तो ये दो limitations आ गई। वेरिफिकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, इसके लिए आप एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। आप किसी भी गैस के लिए आपकी बुक में HCl गैस के लिए आएगा, सॉरी HCl की नहीं है, आई थिंक कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम गैस के लिए प्लॉट हुआ हुआ कर्व। इफ यू प्लॉट अ कर्व बिटवीन सॉल्युबिलिटी या हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस विद पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। तो अब रिलेशनशिप हमारा क्या कह रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। तो हमारे को क्या ऑब्जर्व होगा, एक स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व होती है, दैट प्रूव्स दिस, और इसका जो स्लोप होगा दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ Henry's constant. So a straight line passing through this region is observed when we plot a curve between partial pressure of the gas and its mole fraction or solubility. So this is about Henry's law and its application. It's very important topic. Solubility of solid वाला topic इतना important नहीं, उसमें से कुछ खास नहीं आता, क्योंकि उसमें वेरिएशन मिल रहे हैं आपको टेम्परेचर पे भी। यहाँ पर आपको टेम्परेचर वाला भी इंपॉर्टेंट है, प्रेशर भी, दोनों फैक्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेम्परेचर से रिलेटेड रीजनिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, और प्रेशर से रिलेटेड एप्लीकेशंस, हेनरीज लॉ की डेफिनेशन एंड फ्यू न्यूमेरिकल्स आर देयर। न्यूमेरिकल्स विल डिस्कस टू। सर ये डिस्कनेक्ट हो रही है मीटिंग, कोई बात नहीं बेटा, यू कैन लीव, टाइम इज ओवर, आई एम गोइंग टू एंड।